हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो इससे पहले हमने जो है लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि एक घात संचय, लीनियर स्पान एक घात विस्तृति और लीनियर सम ऑफ सब स्पेसीज यानी कि जो आपकी सदिश उप समष्टियाँ हैं उनका एक घातीय योग जो है हमने डिफाइन किया है और उनसे रिलेटेड हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स थे उनको थ्योरम के रूप में हमने डिस्कस किया है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा जो वेक्टर स्पेस में है उसको बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। यानी कि कोई भी गिवन सदिश है या कोई भी सेट है वो एल कब होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है और लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमें 10 सदिश दे रखे हैं। ठीक है, अब उन 10 सदिशों का कोई मतलब नहीं है अगर उनमें से मान लो 5 सदिश जो है वो डिपेंडेंट है और 5 क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हमें इन 10 सदिशों की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इन 5 सदिशों की आवश्यकता होगी। तो लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस हमें ये बताता है कि हमें गिवन सेट में से कितने जो है इम्पोर्टेंट वेक्टर जो है वो हमें मिल सकते हैं, जिसका हम आगे यूज़ करेंगे। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं कि जो रेखिक आश्रितता या परतंत्रता जो है और स्वतंत्रता जो है वो क्या होती है। तो पहले हम लीनियर डिपेंडेंस प्रूफ करते हैं। तो रेखिक आश्रितता या परतंत्रता भी बोल सकते हैं या इसको हम बोलते हैं एक घात तय परतंत्र, लीनियरली डिपेंडेंट। ओके राइट, इसको डिफाइन करते हैं हम। तो माना v कोमा f जो है एक सदिश समष्टि है तथा आपके पास जो है क्या दे रखे हैं, क्षेत्र n सदिश हमें दे रखे हैं तथा v1 v2 अप टू vn जो है v में n संख्या में सदिश है। तो ये सदिश एक घात तय परतंत्र सदिश कहलाते हैं यदि स्केलर हमारे पास है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n बिलोंग्स टू f, सभी शून्य नहीं। इस प्रकार विद्यमान है कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा n vn ये क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर के बराबर हो। तो लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि हमें मान लो n सदिश हमें दे रखे हैं, इनको हमें देखना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। तो डिपेंडेंट होने का मतलब है कि जितने सदिश है उतने हम क्या लेंगे, अदिश लेंगे, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। लेकिन यहाँ पर अदिशों में जो है ये इनमें सारे जीरो नहीं होने चाहिए, यानी कि कम से कम एक जो है इसमें अशून्य यानी कि नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन होती है और साथ में इनका लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के बराबर लिख दिया जाए तब ये सदिश क्या कहलाते हैं, आपके एक घातीय परतंत्र यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स कहलाते हैं, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाते हैं। ऑलराइट, इसी प्रकार से हम इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो एक घातीय स्वतंत्र सदिश लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ऑलराइट, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो ये क्या होता है, ये बस इसका उल्टा होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सदिश v1 v2 अप टू vn बिलोंग्स टू v एक घातीय स्वतंत्र कहलाते हैं यदि अल्फ़ा 1 v1 प्लस
अल्फ़ा टू V2 प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा एन Vn इक्वल टू 0 प्रकार का संबंध केवल तभी सत्य है जब अल्फ़ा वन इक्वल टू अल्फ़ा टू इक्वल टू सारे अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास एक घातीय स्वतंत्र सदिश कहलाते हैं, यानी कि इनका मैं कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ और उसको 0 के बराबर करूँ तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मेरे पास जो स्केलर है वो क्या होनी चाहिए, 0। यानी कि एक ऐसा कोई भी नॉन जीरो अदिश आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपका 0 हो जाए। ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 केवल और केवल तभी होगा जब आपके सारे अल्फ़ा 0 हो। अगर एक भी नॉन जीरो हुआ तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तब ये आपके जो n सदिश है ये क्या कहलाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि Li सदिश कहलाते हैं। ऑलराइट, तो अब इनसे रिलेटेड कुछ शॉर्ट रिजल्ट हम देख लेते हैं, फिर इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से डिस्कस करेंगे। तो मैं नोट के रूप में लिख देता हूँ। तो V ओवर F का कोई उपसमुच्चय S जो है Li या Ld होता है यदि S के जो सदिश है वो Li या Ld है। यानी कि किसी सेट, अभी तो हमने वेक्टर के लिए डिफाइन किया है, अगर हमें सेट के बारे में पूछे तो सेट का मतलब भी वही है कि अगर उसके सारे सदिश जो है वो Li या Ld हो तब वो सेट क्या कहलाएगा, आपका Li या Ld सेट कहलाएगा। राइट, इसको हम नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। तो Vf का कोई अपरिमित उपसमुच्चय Li या Ld होता है यदि, इसको मैं S मान लेता हूँ, S जो है वो Li Ld होता है यदि S का प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय Li या Ld हो। अगर आपका इन्फाइनाइट सेट दे रखा है, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में तो हमें फाइनाइट लेने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, S के जितने भी परिमित उपसमुच्चय हैं सबको चेक करेंगे। अगर सारे के सारे Li है तो S भी क्या होगा, Li होगा। और अगर सारे के सारे Ld है या एक भी उसमें Ld हो गया, ठीक है, Li के लिए तो सारे होने चाहिए, लेकिन S के लिए केवल एक ही आपका Ld होना काफ़ी है। तो एक काम करते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं। केवल हम Li लिखेंगे क्योंकि Ld के लिए ये हम प्रत्येक वर्ड यूज नहीं करेंगे। अन्यथा S जो है Ld होता है, यानी कि S एक इन्फाइनाइट सेट है। अगर उसके सारे के सारे फाइनाइट सबसेट्स जो हैं परिमित उपसमुच्चय Li होते हैं तो S भी क्या होगा, Li होगा। लेकिन मान लो आपको एक भी ऐसा सेट मिल गया, एक भी परिमित सेट आपको ऐसा मिल गया S का कि जो Ld है, तो पूरा का पूरा S क्या हो जाएगा, Ld हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको Li और Ld के बारे में पता होना चाहिए कि इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ Li, इसको बाद में लिख देता हूँ। चलो, अब पहले हम बात करते हैं जो सेट है फाई रिक्त समुच्चय जो है फाई वो Li यानी कि एक घातीय स्वतंत्र होता है। एक घातीय स्वतंत्र यानी कि Li
होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अब बात करते हैं जीरो सेट की। समुच्चय जिसमें केवल जीरो वेक्टर है एलडी होता है। तो दो चीज़ है, एक तो जीरो वेक्टर वाला सेट तो एलडी होता है, लेकिन फाई क्या होता है आपका, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। कोई एक समुच्चय इस प्रकार से दे रखा है वी, एल आई होता है यदि और केवल यदि, तो कोई सिंगलटन सेट दे रखा है तो वो एल आई कब होगा, वो एल आई होगा यदि वी आपका नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर मान लो कोई एक सिंपल सेट आपको दे रखा है जिसमें एक वेक्टर है, जैसे ये 1 0 है, तो ये आपका एल आई हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो अगर केवल एक एलिमेंट दे रखा है तो उसको कैसे चेक करेंगे कि वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, अब मान लो आपके पास दो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं v1 कॉमा v2 जो है एल डी होता है यदि और केवल यदि v1 इज इक्वल टू अल्फ़ा v2 किसी अल्फ़ा बिलोंग्स टू f के लिए, या फिर इसको आगे लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर मान लो सिंगल वेक्टर दे रखा है तब तो क्या चेक करेंगे कि वो ज़ीरो है या नहीं है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं तब क्या चेक करेंगे कि उनको एक दूसरे के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, यानी कि अगर ऐसा लिखा जा सके इसका मतलब क्या हो गया, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, परतंत्र हो गया। कैसे, क्योंकि v1 का मान जो है वो v2 के मान के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि v1 को जो है वो v2 की सहायता से लिखा जा सकता है। तो v1 की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि केवल ज़रूरत किसकी पड़ेगी, हमें v2 की। तो जब भी एक भी ऐसा वेक्टर मिल जाए, ठीक है, जो कि आपका एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, एक दूसरे के फॉर्म में लिखा जा सके, तब हम उसको क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। तो जो मैंने डिफाइन किए हैं एल आई की फुल फॉर्म क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसे ही मैं फिर को पहले लिखना चाहिए था, मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूंगा, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि आपको एग्जाम में या कहीं पे भी जो है शॉर्ट फॉर्म ही दिया हुआ हो सकता है, तो आपको ये दोनों शॉर्ट फॉर्म जो है वो याद रखने हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स की सहायता से चेक करते हैं कि कैसे हम एल आई या एल डी को जो है चेक करते हैं। तो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स की सहायता से हम देखते हैं। वैसे मैंने जो नॉर्मल वेक्टर्स थे उसके लिए जो एग्जांपल्स है वो पहले ही मैं मैट्रिक्स के जो चैप्टर है उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि आपका 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में जो वेक्टर होते थे उनके बारे में। अब जो है हम जनरल बात करेंगे कि कोई वेक्टर स्पेस है उसके लिए क्या होगा, सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो एग्जांपल 1 जो है, आपके पास एक सिंपल जो है दो वेक्टर्स दे रखे हैं। तो जैसे हमें दे रखा है v3r दे रखा है वेक्टर स्पेस, एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो ये आपको कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें एल आई या एल डी चेक करना है। वेक्टर स्पेस क्या है आपका, v3r है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट एक बार हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में v1 क्या है, यहाँ पे माना v1 वेक्टर है 1 2 -1 और v2 वेक्टर है 2 4 -2। तो यहाँ से देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो v2 है वो क्या है, 2 इंटू वी1 है, क्योंकि जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आ रहा है। इसका मतलब हो गया अतः जो समुच्चय है v1 कॉमा v2 एक एल डी समुच्चय, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सदिश है v1 v2 वो एल डी यानी कि लीनियर डिपेंडेंट एक घातांतर परतंत्र सदिश है। सदिश की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें v1 दे रखा है आपका 1 1 0
V2 आपको दे रखा है 1 1 1 और V3 आपको दे रखा है 2 1 3। अब हम जनरल जो अप्रोच है वो देखते हैं। तो हमें कभी भी LD या LI चेक करना हो तो जितने हमें वेक्टर्स दे रखे हैं उतने हम क्या मानेंगे, अदिश यानी कि स्केलर मानेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर 3 वेक्टर दे रखे हैं तो मैं 3 स्केलर मानूंगा, α1 α2 α3 बिलोंग्स टू जो फील्ड है आपका R में, तथा एक कंडीशन और मानेंगे α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सेम प्रोसेस रहेगा हर एक क्वेश्चन में, जितने वेक्टर दे रखे हैं उतने स्केलर मानेंगे और उनका जो एक घात संचय है लीनियर कॉम्बिनेशन उसको हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे और α1 α2 α3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसको पहले जो हमें α1 α2 α3 तो हमने माना है, जिनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है v1 v2 v3 हमें गिवन है, तो इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो गया 2 1 3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, 0 0 0। अब इनको आपस में ऐड करेंगे। तो अगर आपने पहले के सारे लेक्चर्स देख रखे हो तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं, इसको सभी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया α1 और 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो α2 और α2, α3 से करेंगे 2 α3 और 3 α3। अब इसका पहला अवयव पहले अवयव के साथ ऐड हो जाएगी सारे, दूसरा अवयव सभी दूसरे अवयव के साथ ऐड हो जाएगा और तीसरा अवयव तीसरे अवयव के साथ ऐड हो जाएगा। तो हमें मिलेगा α1 प्लस α2 प्लस 2 α3 पहला अवयव, दूसरा अवयव मिलेगा हमें α1 प्लस α2 प्लस α3 और तीसरा अवयव ये तो 0 हो जाएगा, ये मिलेगा α2 प्लस 3 α3 इज इक्वल टू आपका 0 0 0। अब ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव यानी कि 0 के बराबर होगा। इसी प्रकार से दूसरा तीसरा, तो पहला अवयव है α1 प्लस α2 प्लस 2 α3, ये होगा 0 के बराबर। α1 प्लस α2 प्लस α3 ये होगा 0 के बराबर, और α1 इसमें नहीं है, α2 प्लस 2 α3 ये होगा आपका 0 के बराबर। अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो वैसे तो हम दूसरा तरीका भी है कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें गॉस विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जो पहला अवयव होता है उसका गुणांक 1 रखते हैं और बाकी में 0 कर देते हैं गुणांक। तो ये इसका गुणांक भी 0 कर देंगे और यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 है, अगर नहीं होता तो हम इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, दूसरी स्टेप में यहाँ पर α2 को रखेंगे, लेकिन यहाँ से α2 को हटा देंगे और फिर हम बैक सब्स्टिट्यूशन यानी कि पश्च प्रतिस्थापन करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, यहाँ से α3 की वैल्यू आएगी, उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें α2 की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पुट करेंगे तीनों को तो हमें α1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सभी मैंने जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ाए थे उस टाइम उसको डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना नहीं आता है तो आप एक बार जाके जो पुराने लेक्चर्स हैं उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस करके आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनको देखो, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अभी के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला गुणांक आपका एज इट इज़ इक्वेशन को लिख देंगे। अब इस दूसरी इक्वेशन में से α1 को हटाना है, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो α1 प्लस α2 प्लस α3 ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें से जो पहली इक्वेशन है उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो जैसे ही माइनस करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए। α3 में से α2 α3 गए तो माइनस α3 इक्वल टू 0, और माइनस को यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो मैं α3 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। मैंने क्या किया, E2 में से जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें से माइनस कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को तो मैं इजीली लिख दूंगा क्योंकि इसमें तो पहले से ही α1 हटा हुआ ही है, तो ये हो जाएगा 0। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से α3 मेरे पास 0 आ गया, डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, α3 0 आ गया। इस वाली इक्वेशन में α3 को 0 रखेंगे तो α2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और α1 और α2 और α3 दोनों को अगर मैं 0 रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में तो मुझे α1 भी क्या मिल जाएगा, 0। ऑलराइट, तो अतः α1 α2 α3 सबके सब क्या हो गए, 0 हो गए। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, α1 इक्वल टू α2 इक्वल टू α3 इक्वल टू 0।
अतः दिए गए जो सदिश है हमारे कौन कौन से हैं, v1 v2 तथा v3 जो है एक घाततः स्वतंत्र यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर मान लो इनमें से एक भी जो है वो जीरो के बराबर नहीं आता, यानी कि एक भी नॉन जीरो आ जाता, तब हम कहते हैं कि सारे सदिश आपके क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब हम थर्ड एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो v1 दे रखा है, v1 क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं। ये है 1 2 1 3 1 5 1 2 1 3 1 5 और v3 आपका दे रखा है 3 -4 7। -4 को सही लिख देता हूँ मैं, 3 -4 7 3 -4 7। अब इसको चेक करना है तो कितने सदिश दे रखे हैं आपको, 3 सदिश, तो 3 अदिश मान लेंगे, α1 α2 α3 बिलोंग्स टू R, तथा हम क्या मानेंगे, α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। वैल्यू रख देंगे, α1 v1 की वैल्यू 1 2 1। कोमा को आपको ध्यान रखना है क्योंकि कोमा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप मिक्स कर दोगे तो आपका पूरा एक्सप्रेशन ही खराब हो जाएगा। 3 -4 एंड 7 इज इक्वल टू 0 वेक्टर, 0 0 0। अब इनसे इक्वेशंस बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए पहले अवयव क्या होगा, यहाँ से α1, यहाँ से पहला अवयव होगा 3 α2 और यहाँ से होगा 3 α3। दूसरा अवयव यहाँ से क्या होगा, 2 α1 α2 -4 α3, α1 प्लस 5 α2 प्लस 7 α3, ये किसके बराबर होगा, 0 0 0। तो यहाँ से हमें 3 इक्वेशन मिल जाएगी, α1 प्लस 3 α2 प्लस 3 α3 इज इक्वल टू 0, 2 α1 प्लस α2 माइनस 4 α3 इज इक्वल टू 0, α1 प्लस 5 α2 प्लस 7 α3 इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, तो ये हो गया 1 3 3 2 1 -4 1 5 7। ऑल राइट, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो वहीं हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। पहली इक्वेशन को एज इट इज़ लिख देंगे, तो पहली इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। अब दूसरी इक्वेशन में से α1 को हटाना है, तो एक बार मैंने इक्वेशन लिख दी, 2 α1 प्लस α2 माइनस 4 α3 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को हटाना है इस इक्वेशन की सहायता से, तो इसको क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 α1 प्लस 6 α2 प्लस 6 α3, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो गया। α2 में से 6 α2 गया तो -5 α2, -4 और -6 क्या हो गया, -10 α3, और यहाँ से मैंने -5 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपका α2 प्लस 2 α3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी प्रकार से जो थर्ड इक्वेशन है उसमें से भी हम α1 को हटा देंगे। तो थर्ड इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, α1 प्लस 5 α2 प्लस 7 α3 इज इक्वल टू 0। अब जो पहली इक्वेशन है उसको सीधा का सीधा हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट। 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 α2, और 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, α2 प्लस 2 α3 इक्वल टू 0, α2 प्लस 2 α3 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमें गॉस एलिमिनेशन से α1 को हटा दिया। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो लास्ट 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, दोनों की दोनों सेम है, तो सेम इक्वेशन को बार बार लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास केवल कितनी 2 इक्वेशंस मिलेगी, और हमें वैल्यू निकालनी है 3 वेरिएबल्स की, और इक्वेशन हमारे पास है केवल 2। तो अगर इक्वेशन हमारे पास 2 है, यानी कि इक्वेशन कम है वेरिएबल ज़्यादा है, तब इसका मतलब दिए गए निकाय के उपरोक्त समीकरण निकाय के अनंत हल विद्यमान होंगे। और अनंत हल विद्यमान होंगे तो अनंत हल कैसे निकालते हैं, तो कोई भी एक वेरिएबल को हम अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते हैं। 0 नहीं मानेंगे क्योंकि 0 से तो सारा सॉल्यूशन 0 आ जाएगा, तो हम इसको नॉन जीरो मान सकते हैं। कैसे,
तो माना अल्फ़ा 3 को मैंने मान लिया 1। अगर मैं अल्फ़ा 3 को 1 मानता हूँ तो अल्फ़ा 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा 2 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा 3 की जगह 1 रखा तो अल्फ़ा 2 हो गया -2। अब अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे तो अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा 1 कितना हो गया आपका, अल्फ़ा 1 की वैल्यू हो गई 3। तो अल्फ़ा 1 कितना हो गया 3। तो इस प्रकार से हमारे पास एक सॉल्यूशन मिल गया जो कि ज़ीरो नहीं है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए तो हमेशा आपको क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो सॉल्यूशन मिलना चाहिए। लेकिन आपके पास एक अशून्य हल नॉन जीरो सॉल्यूशन हमारे पास मिल रहा है। तो यहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 जो है शून्य नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः जो हमें वेक्टर्स दे रखे हैं सदिश v1 v2 तथा v3 जो क्या है रेखिक या एक घाततः बोल देते हैं, एक घाततः परतंत्र यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट है। ऑलराइट, तो इस प्रकार से हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस जो है वो देख सकते हैं। तो ये तो वेक्टर्स हुआ जो कि हम नॉर्मल वेक्टर पढ़ते आते हैं 3 डायमेंशन स्पेस में, उनके बारे में। लेकिन अगर हमें कुछ और वेक्टर्स दे रखे हों तब हम उसको कैसे करेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की सहायता से डिस्कस करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें जो वेक्टर्स है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रखे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि, तो हमें एक वेक्टर स्पेस दे रखा है 2 क्रॉस 2 प्रकार की, सभी जो मैट्रिक्स है उनका सदिश समष्टि एम आर हमें दे रखी है। इसको M2R कह देता हूँ मैं। 2 मतलब 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिसेस की आपके पास सदिश समष्टि है और 3 हमें मैट्रिसेस दे रखी है। ये मैट्रिक्स किसके रूप में है, वेक्टर के फॉर्म में है। तो अब इनको सिद्ध करना है कि ये आपके LI यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो मान लेते हैं कि 3 वेक्टर हमें दे रखे हैं, तो 3 स्केलर मान लेते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बिलोंग्स टू R। और साथ के साथ हम मान लेते हैं अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो अब अल्फ़ा 1 v1 का मान रखते हैं जो कि मैट्रिक्स है 1 1 1, अल्फ़ा 2 जो कि मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और अल्फ़ा 3 एक मैट्रिक्स है 1 1 0 0 इक्वल टू क्या है आपका 0 वेक्टर। और 0 वेक्टर का मतलब हो गया कि इसके सारे अवयव क्या है, 0 है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैं मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। इस प्रकार से हो गया, अल्फ़ा 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये हो गया और अल्फ़ा 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये हो गया। अब इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, इसका पहला अवयव पहले अवयव में ऐड हो जाता है, ठीक है, और दूसरा अवयव जो है वो दूसरे अवयव में। इस प्रकार से एलिमेंट वाइज जो है आपके कंपोनेंट जो है ऐड हो जाते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा 0 0 0 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपके बराबर है और दोनों मैट्रिक्स बराबर है यानी कि इनके अवयव भी बराबर होंगे। तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 0 हो गया, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 क्या हो गया 0, अल्फ़ा 1 आपका 0 हो गया और अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 क्या हो गया आपका 0। अब इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा 1 क्या हो गया 0 हो गया तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ इसको हम अल्फ़ा 1 क्या आ गया 0 आ गया, अल्फ़ा 1 0 को हम यहाँ पुट करेंगे तो अल्फ़ा 2 0 हो गया, अल्फ़ा 2 0 अल्फ़ा 1 0 यहाँ पुट करेंगे तो अल्फ़ा 3 0 हो गया और तीनों को हम ऊपर की इक्वेशन में पुट करेंगे तो 0 बराबर 0 हो गया। तो हमारे पास सारे के सारे स्केलर्स क्या हो गए 0 हो गए। अतः अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3 को हमने 0 वेक्टर किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, अल्फ़ा 1 बराबर अल्फ़ा 2 बराबर अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमें सदिश दे रखे हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में v1 v2 तथा v3 क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमें क्षेत्र R पर जो बहुपदों की सदिश समष्टि होती है P ऑफ X से जिसको लिखते हैं, उसमें हमें इन सदिशों के बारे में चेक करना है कि ये LI है, एक तरीके से हमें सिद्ध करना है। तो इन सदिशों को v1 v2 v3 मान लेते हैं। तो v1 हो गया 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, v2 हो गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, v3 हो गया आपका x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस थ्री। अब 3 वेक्टर दे रखे हैं तो हम 3 अदिश यानी कि स्केलर्स मान लेंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, जो कि फील्ड आर से होंगे, तथा मान लेंगे अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3 इक्वल टू 0 वेक्टर। v1 की वैल्यू रख देते हैं, तो v1 है आपका 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और v3 हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बहुपद यानी कि सारे कोफिशिएंट क्या हैं आपके 0 है। अब हम पहले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट देखते हैं, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा 1, यहाँ से अल्फ़ा 2 और यहाँ से अल्फ़ा 3। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ से अल्फ़ा 1, इसमें से आ जाएगा 3 अल्फ़ा 2 देन 2 अल्फ़ा 3। एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3, और फाइनली आपका जो कांस्टेंट टर्म है अल्फ़ा 1 माइनस 2 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0x क्यूब 0x स्क्वायर 0x प्लस 0। अब ये बहुपद क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में बराबर है, इसका मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सेम होगा। तो यहाँ से जो एक्स क्यूब का जो गुणांक है और यहाँ से एक्स क्यूब का गुणांक है, दोनों सेम रहने वाले हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0, और अल्फ़ा 1 माइनस 2 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 4 इक्वेशन बनी है। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो वही सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। पहले एक काम करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है उनको एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन में पहली इक्वेशन में अल्फ़ा का गुणांक जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, नहीं हो तो भी हम काम कर सकते हैं, बट 1 अगर मिल जा रहा है तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हमने जो ऊपर की जो 2 इक्वेशंस हैं उनको हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया। ऑलराइट, तो अल्फ़ा 1 माइनस 2 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे, अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3, और दूसरी इक्वेशन से अल्फ़ा 1 हटा देंगे, तो 2 अल्फ़ा 1 दूसरी इक्वेशन को पहले लिख दे रहा हूँ मैं। इसमें से जो पहली इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हटाएंगे, 2 अल्फ़ा 1 6 अल्फ़ा 2 4 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बनेगा माइनस 5 अल्फ़ा 2 माइनस 3 अल्फ़ा 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, जो कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से भी फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस 2 अल्फ़ा 2 और ये हो गया माइनस 3 अल्फ़ा 3। ऑलराइट, तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट इक्वेशन है उसमें भी अल्फ़ा 1 हटा देंगे, तो अल्फ़ा 1 माइनस 2 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3, इसको माइनस कर देंगे पहली इक्वेशन में से, ये कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस 5 अल्फ़ा 2 और ये हो गया प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं माइनस 5 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से जो पहली इक्वेशन है वहाँ से हमने अल्फ़ा 2 को एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये दोनों में अल्फ़ा 3 सेम है, दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमें अल्फ़ा 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन हम जो प्रोसेस है वही फॉलो कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो भी आपके पास अल्फ़ा 3 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उपरोक्त समीकरण निकाय समीकरण निकाय को हल करने पर, तो देखो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है,
इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 2 कैंसिल हो गया, अल्फ़ा 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा 3 0, अल्फ़ा 3 0 में यहाँ पे रखूँगा तो अल्फ़ा 2 0, और अल्फ़ा 2 0 और अल्फ़ा 3 0 ऊपर वाली इक्वेशन में रखूँगा तो अल्फ़ा 1। तो इस प्रकार से हमारे पास अल्फ़ा 1 बराबर अल्फ़ा 2 बराबर अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अतः दिए गए सदिश जो है वो क्या है, रैखिक तय स्वतंत्र यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि आपको 3 सदिश दे रखे हैं सदिश समष्टि VF के जो कि Li है, तो इनके बारे में हमें पहले से पता है कि ये क्या है, Li सदिश है। तो हमें इन के लिए सिद्ध करना है कि ये सदिश भी क्या होंगे, Li होंगे। तो एक तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो 3 वेक्टर दे रखे हैं हमें फर्स्ट पार्ट में, तो 3 स्केलर मान लेंगे, माना अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बिलोंग्स टू F। अब हम इन तीनों सदिश का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 करेंगे। तो अल्फ़ा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट सदिश, तो फर्स्ट सदिश है आपका V1 प्लस V2 प्लस अल्फ़ा 2, दूसरा सदिश है V2 प्लस V3 प्लस अल्फ़ा 3 V3 प्लस V1 इज इक्वल टू कर देंगे 0। ओके, अब इनको मैं V1 V2 V3 में अलग अलग करता हूँ। तो ये अल्फ़ा 1 V1 का कोफिशिएंट देखते हैं, तो मैं इस प्रकार से केवल V1 का कोफिशिएंट, यहाँ से अल्फ़ा 1 आ रहा है और यहाँ से अल्फ़ा 3 आ रहा है। तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 V1 प्लस V2 का कोफिशिएंट देखते हैं, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 और अल्फ़ा 3 का कोफिशिएंट अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, यानी कि मैंने इनको V1 V2 और V3 के रूप में लिख दिया। अब चूंकि V1 V2 तथा V3 क्या है, Li सदिश है, Li सदिश है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः इनकी जो गुणांक है वो 0 के बराबर होते हैं, क्योंकि Li की डेफिनेशन यही होती है कि अगर V1 V2 V3 की अगर आपके Li सदिश है तो इनके जो गुणा में जो स्केलर लिखा हुआ है वो क्या होगा, 0 होगा। तो अतः अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0, अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। अब इनको हमें सॉल्व करना है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहली इक्वेशन को मैं ऐसा कैसे लिख देता हूँ, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3, यहाँ से इस प्रकार से लिखता हूँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 को मैं साइड में लिखता हूँ, क्योंकि अल्फ़ा 1 के नीचे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 के नीचे अल्फ़ा 2। दूसरी इक्वेशन को मैं लिखता हूँ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन को अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। बस केवल इस प्रकार से लिखा है। पहली इक्वेशन को मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ, दूसरी इक्वेशन से मैं अल्फ़ा 1 को हटा देता हूँ। तो कैसे हटाएंगे, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0 में से अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 को माइनस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या बचेगा, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पहले से ही अल्फ़ा 1 नहीं है। अब हमारा जो दूसरा इक्वेशन है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0, वेट ये प्लस में आएगा यहाँ पे, और ये अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों को दो लास्ट जो दोनों इक्वेशन है इनको मैं ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो प्लस करेंगे हमने, ये 2 अल्फ़ा 2 हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू 0, यानी कि अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रखेंगे मान तो अल्फ़ा 3 0 हो गया, और अल्फ़ा 3 0 ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो अल्फ़ा 1 0, यानी कि एक तरीके से इनको लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 बराबर अल्फ़ा 2 बराबर अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। अतः जो हमें सदिश दे रखे हैं, कौन कौन से सदिश है, V1 प्लस V2, V2 प्लस V3 और V3 प्लस V1, ये क्या है आपके Li सदिश, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सिमिलर तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो 3 वेक्टर हैं तो 3 स्केलर मान लेते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बिलोंग्स टू फील्ड है, तथा इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उन वेक्टर्स के साथ वो भी क्या रख देते हैं, 0 के बराबर। ये हो जाएगा V1 प्लस V2 पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर है आपका V1 माइनस V2, और तीसरा वेक्टर है आपका V1 माइनस 2 V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। यही 3 वेक्टर है हमारे पास।
एक बार चेक कर लेते हैं। v1 प्लस माइनस 1 माइनस 2.1। ओके, अब सेम काम करेंगे जो पहले किया था। पहले v1 का गुणांक यहाँ से α1 आएगा, यहाँ से α2 आएगा और यहाँ से α3 आएगा। तो v1 फिर v2 का गुणांक यहाँ से α1, यहाँ से α2 और यहाँ से 2α3 आएगा। ये v2 का गुणांक। और फर्स्ट दो में क्या है v3 नहीं है, केवल v3 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो α3 v3 इज इक्वल टू 0। अब वही कॉन्सेप्ट, चूँकि v1 v2 v3 आपके एलआई सदिश है, अतः इनका जो कोफिशिएंट है, स्केलर है, वो सारे के सारे 0 के बराबर होने चाहिए। तो α1 माइनस α2 माइनस 2α3 इज इक्वल टू 0 और α3 इज इक्वल टू 0। तो α3 की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 0। तो हमारे पास एक तो हो गया α3 इक्वल टू 0, साथ के साथ दो इक्वेशन मिली है हमारे पास, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं α1 प्लस α2 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ऊपर वाली इक्वेशन में हमने α3 को क्या रख दिया, 0 रख दिया। जो लास्ट दो इक्वेशन है इनको आपस में ऐड करेंगे तो α2 से α2 कैंसिल, यानी कि α1 0, α2 0 और α3 0। इसका मतलब हो गया अतः सदिश कौन कौन से, v1 प्लस v2, v1 माइनस v2 और उसके बाद में v1 माइनस 2v2 प्लस v3। ऑलराइट, ये क्या है, एलआई सदिश है। तो इस प्रकार से हमें कोई वेक्टर स्पेस दे रखा है और उसमें से कोई सदिश दे रखे हैं, तो हम उनको चेक कर सकते हैं कि वो आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, जो भी सदिश दे रखे हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे और उस लीनियर कॉम्बिनेशन को रख देंगे 0 के बराबर। तो जितने सदिश है उतनी ही हमें क्या मिलेगी, इक्वेशंस मिलेगी। उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि मैंने पहले जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें डिस्कस कर रखा है। उसके बाद में हम α1 α2 α3 जितने भी आपके पास स्केलर है उनकी वैल्यू निकालेंगे। अगर सारे के सारे 0 है तो LI हो गया, और अगर एक भी 0 नहीं है तो हम क्या कहेंगे, उसको लीनियरली डिपेंडेंट LD हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आज का टॉपिक था। अब हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पर जो है वो कुछ थ्योरम्स स्टडी करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।